नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बेशक पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ ना बिगाड़ पाए, यह बात पाकिस्तान को पता है कि जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने आंख दिखाने की कोशिश की, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। यह बात पाकिस्तान को भली भांति पता है कि आज तक पाकिस्तान भारत से सीधे तौर पर कोई युद्ध नहीं जीत पाया है। भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को पीटा हर बार युद्ध में, यह पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान को पता है कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकियों को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया, मार डाला। यह बात भी पाकिस्तान को पता है कि घर में घुसकर भारतीय सेना किस तरीके से मारती है। लेकिन पाकिस्तान है पीठ के पीछे वार करने वाला देश। यह कभी सामने से आकर नहीं टकराएगा, क्योंकि इतनी हिम्मत पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि सीधे आंख से आंख मिलाकर भारत से बात कर सके। अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और बहुत बड़ी खौफनाक साजिश रचनी शुरू की है। पाकिस्तान की साजिश का नाम है 7 सिस्टर्स। पाकिस्तान ने इस नाम से एक ऐसी साजिश रची है कि पाकिस्तान अपने जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है। पाकिस्तान का सपना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ा, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अलग बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान को भी उसी तरीके से तोड़ दे। वो बात अलग है कि पाकिस्तान अपने इस नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। पूरा प्लान आपके सामने डिकोड करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान साजिश रच रहा है, किस तरीके से अपने जासूस पाकिस्तान भारत भेज रहा है। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पाकिस्तान क्यों टारगेट बनाना चाहता है, क्या है पाकिस्तान की 7 सिस्टर्स की एक चाल, एक रणनीति जो भारत को जिस पर ध्यान रखना पड़ेगा। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज सर, पाकिस्तान की निगाह किस तरीके की है ये हर कोई जानता है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता है, बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके, बांग्लादेश के रास्ते कैसे वो साजिश रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो भी जख्म है जब भारत ने बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर दिया पाकिस्तान से। अब 7 सिस्टर का वो प्लान पाकिस्तान बना रहा है। 2 आतंकी भी पकड़े गए हैं अरुणाचल प्रदेश से, उनको लेकर भी पुलिस का बयान सामने आया है। वो भी एक बार आप लोगों को पहले सुनवा देते हैं कि पुलिस ने क्या कहा, जो आतंकी पकड़े गए हैं 2 अरुणाचल प्रदेश से। We were working on the credible information, and then on 21/11 we arrested one Nazir Ahmed Malik, a resident of Kupwara, Kashmir. उसको इंट्रोगेशन करने के बाद फर्दर वी गॉट सम फर्दर लिंक्स, एंड देन 2 और यहाँ ईटानगर से ही डिफरेंट लोकेशन से अरेस्ट किया। और फर्दर इंट्रोगेशन के बाद वी ऑल्सो अरेस्टेड 2 more फ्रॉम कुपवारा, कश्मीर, and on 18 we arrested them, and then they are in our custody now. The investigation is on. Further updates if required will provide later. अभी फिलहाल यहाँ तक हम ये करते हैं, इतना ही बता पाएगा कि यहाँ बैठ करके और elsewhere in the country they were sharing sensitive information to the handlers across the country, across the border. तो हमारा आज तक अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि they were actually collecting sensitive information and sharing it to the enemy country. So further investigation जारी है, forensic बाकी है, further details में roll out. Now in Itanagar in Arunachal Pradesh, I think the serious lacuna in तो पंकज सर, आपने पूरी खबर को देखा, किस तरीके से पाकिस्तान 7 सिस्टर्स का एक प्लान बना रहा है। क्या है पाकिस्तान का प्लान, थोड़ा समझाइएगा। अभिषेक, जब 1971 में जब हारा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल। और फिर पैंट रिमूविंग सेरेमनी हुई ढाका के ब्रिगेड मैदान में, और वहां पे क्या हुआ, सबका पैंट उतारा गया, उनके पिछवाड़ पे इंडियन आर्मी का मुहर लगाया गया। ये बेइज्जती थी।
और बाद में भले ही हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। जिस वक्त से ये युद्ध खत्म हुआ था उसी वक्त से बेइज्जती की आग में। तो जनरल जियाउल हक ने एक सेंटेंस कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स। और 1974 से ही पाकिस्तान का ये मिशन शुरू हो गया और इसकी परिणति हमने देखा, पहले पंजाब में आतंकवाद हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में फैलाया, और उसी वक्त से ये लगातार कोशिश कर रही थी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी कि किसी तरह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेट किया जाए, घुसे। उन्होंने चाइना से इसलिए अच्छा रिश्ता रखा कि हो सकता है चाइना के रास्ते हमें घुसने का मौका मिल जाए, हम सिक्किम में घुस जाएंगे, अरुणाचल में घुस जाएंगे, पर चाइना ने यह होने नहीं दिया। अब घुसे कैसे? म्यांमार की तरफ रास्ते से घुसे। म्यांमार की सरकार का भारत के साथ अच्छा रिश्ता था और वहां एक्सेस नहीं था पाकिस्तान को, मतलब बहुत दूर थे, कोई खास रिश्ता नहीं था। इनको एक उम्मीद की किरण यही आई कि अगर बांग्लादेश, जो कि हमारा पूर्वी ईस्ट पाकिस्तान था, उसके साथ अगर रिश्ते सुधारे तो हमें भारत को पूर्वी इलाके से और पूर्वोत्तर को काटने का एक मौका मिल सकता है। और इसके लिए 1974 में जनरल जियाउल हक का एक दौरा हुआ बांग्लादेश में। 71 में अलग हुआ है बांग्लादेश। 71 में जुल्फिकार अली भुट्टो भाषण दे रहे हैं और भाषण में वो लोगों से पूछते हैं कि बताओ हमें बंगालियों के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो भीड़ आवाज लगाती है कि नहीं रहना चाहिए। तो वो बोलते हैं मरने दो सुअर के पिल्लों को। तो जिसको सुअर का पिल्ला कहा, उसके 3 साल बाद दौरा होता है वहां पे, 74 में दौरा होता है। और 74 में जो दौरा होता है वहां पर जाके जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहते हैं कि भाई हम भाई भाई हैं और दोनों इस्लाम के सिपाही हैं और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। ये उसी वक्त ये नारा आया था कि दोनों का रिश्ता यही है। जो टिक्का खान ये कहता था कि मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा, और नस्ल बदलने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी और 3 लाख बंगाली महिलाओं से रेप किया और कहा कि हमारा मतलब हम श्रेष्ठ रेस के हैं, हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है, तो हम अपना वीर बंगाली महिलाओं के कोख में डालेंगे ताकि जो बच्चे पैदा हो वो ज्यादा अच्छा पैदा हो। तो 3 लाख महिलाओं को जिस टिक्का खान ने रेप किया वो अब कह रहा है कि हम दोनों एक ही कौम के हैं। तो 1974 से ये हो गया। लेकिन खैर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी कट्टरपंथियों ने, उनके पूरे परिवार को मार डाला। शेख हसीना उस वक्त चूंकि बाहर थी, देश के बाहर थी, तो ये अकेली बच गई। उसके बाद थोड़ी सी कट्टर सरकार आई खालिदा जिया की, और वो आई कभी शेख हसीना कभी खालिदा जिया, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जब खालिदा जिया की सरकार आती थी तो थोड़ा बहुत कट्टरपंथी बढ़ जाते थे, शेख हसीना आती थी उनको फिर से समाप्त कर देते थे। इस बार इनको मौका मिल गया तख्ता पलट के बाद, और तख्ता पलट के बाद हुआ कि जैसे ही शेख हसीना गई बांग्लादेश में पूरी तरह केओस था, कोई देखने सुनने वाला है नहीं था, स्टूडेंट थे, छात्र थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक नया विंग बनाया ढाका में। इनका एक जो इनका जो उच्चायोग था ना वहां पे ढाका में, वहां एक विंग बनाया ढाका विंग, उसको सीधे अलग बांग्लादेश विंग बना ही दिया। और मेजर करीम अफसानी इनका नाम है, वो पाकिस्तानी सेना मेजर है, आईएसआई है, उनको इसका इंचार्ज बनाया। और किया क्या उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझ। जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको लोग चिकन नेक कहते हैं, वहां पे 7 ट्रेनिंग कैंप बनाए आतंकियों के और उन्हें ट्रेनिंग दी। इसके बाद 3 मेजर और आए, और जो हमारा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है वहां पे आतंकी ट्रेनिंग कैंप स्थापित किए। बांग्लादेश की तासीर में कट्टरपंथ के बीज बोए, रेडिकलाइज किया लोगों को। उनका गुस्सा था, वो शेख हसीना के खिलाफ गुस्से को भारत के खिलाफ किया। और आज स्थिति यह है कि आईएसआई के एजेंट नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं। इनका एक हुआ है, जैसे आज आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में कश्मीर से आया हुआ आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में ये सब आईएसआई वाले अपना काम कर रहे हैं। जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो उस वक्त भी नाम आया था कि आईएसआई उनको हथियार मुहैया करा रहा है। सर एक जानकारी देता हूं मैं, बहुत बड़ी जानकारी है। 15 दिसंबर को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक रैली हुई थी। इस रैली में जो मुख्य आयोजक था हसनत अब्दुल्ला, उसने भारत को खुले तौर पर धमकी दी थी।
उसने कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। ये हसनत ने खुले तौर पर अब्दुल्ला उस रैली में बताइएगा। हसमत अब्दुल्ला स्टूडेंट लीडर है, वहां एनसीपी का लीडर है, और जिस दिन से इसने कही उस दिन से वो कहीं छुपा हुआ, उसको सिक्योरिटी वगैरह दिया गया, उसको डर है कहीं कोई मार न दे। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब पाकिस्तान का थल सेनाध्यक्ष आया था वहां, तो मोहम्मद यूनुस ने जो उसको गिफ्ट दिया था, उस नक्शे में भारत का नॉर्थ ईस्ट और हमारा पश्चिम बंगाल और आसाम बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था। ये ज्यादा हायर लेवल की चीज है। चलिए, स्टूडेंट कुछ बोल रहा है या सड़कों पे लोग चिल्ला रहे हैं तो वो उतना गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन अगर सरकार का मुखिया पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष को वही गिफ्ट सौंप रहा है, मैं तस्वीरें भेज दूंगा, तो समझिए कि वाकई मामला खतरनाक है। और ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब ही है कि हमारे पश्चिम बंगाल को, आसाम के कुछ इलाकों को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को तोड़कर बांग्लादेश में मिला लेना। आपको पता नहीं होगा कि आज से 2 साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में कम से कम आईएसआई के एजेंट्स नहीं पकड़े जाते थे। और अब वो पकड़े जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से आग लगाने की कोशिश है। अभी क्या हुआ, जब से मोदी सरकार आई तो जितने अलगाववादी गुट थे वहां पे, चाहे अलग अलग ट्राइब्स के गुट थे, बोडो नेशनल, वो बोडो वाले थे, अपना नागालैंड वाले एनएससीएन थे, तो उन सबके साथ डील करके किस तरह सिचुएशन हैंडल करके सबको सरेंडर करा दिया। आज वो सारे के सारे मेन स्ट्रीम में। फिर से माहौल खराब किया जाए, एक ट्राइब्स को दूसरे ट्राइब से लड़ाया जाए, और ये जब आपस में लड़ेंगे तो कमजोर होंगे, तब ये कब्जा करेंगे। बिल्कुल इसी योजना पे कार्य हो रहा है, और यही है आईएसआई का मिशन 7 सिस्टर्स। कश्मीर में कोशिश की, फेल हो गया। पंजाब में कोशिश की, फेल हो गया। अब नया फ्रंट खोला है नॉर्थ ईस्ट में, और आने वाले वक्त में मैं आपको बता दे रहा हूं अभिषेक, आने वाले वक्त में ये जो बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहां पे सबसे ज्यादा आपको उग्रवादी घटनाएं या कट्टरपंथी आपको पकड़ाते हुए मिलेंगे। लेकिन क्या यहां की स्थानीय पुलिस तैयार है? अगर कोई AK-47 लेके आया तो क्या ये हमारे पास जो मौजूदा फोर्स हैं वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं? कश्मीर पुलिस अब तैयार है क्योंकि वहां अपग्रेड किया गया बहुत को, लेकिन झारखंड पुलिस तैयार है क्या उसके लिए? क्या उड़ीसा की पुलिस अल कायदा के आतंकवादियों से लड़ सकती है? साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है किसी झारखंड में जामताड़ा है जो साइबर चोरों का सबसे बड़ा अड्डा है अभी। तो ये हमारी तैयारी उस मुकाबले है कि नहीं? अब जो है भारत सरकार को यह देखना होगा, हर थाने में एक साइबर एक्सपर्ट को बैठाना होगा, क्योंकि सारा ये फेसबुक और सोशल मीडिया यही सब के माध्यम से होता है। दूसरी बात, हमें अपनी लोकल पुलिस को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। वो आएंगे आतंकी, ये पुलिस को घुमा देंगे। अब इस तरह के जो लड़ाई चल रही थी कश्मीर में, जो लड़ाई चल रही थी पंजाब में, अब वही लड़ाई छिड़ेगी पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट में, इंक्लूडिंग आसाम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पूर्वी फ्रंट, यही इसी को खोलना बोलते, पूर्वी फ्रंट खोल दिया है। मतलब सावधान रहना पड़ेगा सुरक्षा के लिहाज से। कुल मिलाकर बात यह है कि अब सावधान रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर देखिए पूरी तरीके से तैयार है, पंजाब में वो कर नहीं पाए, उत्तर प्रदेश दिल्ली को दहलाने की कोशिश करी, यहां हो नहीं पाया। अब इन राज्यों में जो आपने बताया, इन राज्यों में सावधान रहना पड़ेगा और अभी से ही सुरक्षा एजेंसियों को चाक चौबंद रहकर अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो 7 सिस्टर्स हमने आप लोगों को बताया, लेकिन 7 सिस्टर्स से अलग भी जिस तरीके से सर ने बताया कि बंगाल की बात करिए, आप झारखंड की बात करिए, इन तमाम राज्यों पर भी नजर रखनी पड़ेगी सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि इनको भी दहलाने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान, तोड़ने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान। तो आपका पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर जो 7 सिस्टर्स उसने एक मिशन के तौर पर जिसको शुरुआत किया है, कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पर क्या कहना है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।